मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ZAK मेंटर, एक ऐसा चैनल जो बात करता है एजुकेशन की, सोशलिटी की और पोएट्री की। तो दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम हिंदी पेडागोजी के साथ। इससे पहले 2 वीडियोस हो चुके हैं। इससे पहले के टॉपिक की बात की जाए कि हम पोएट्री के द्वारा थोड़ी गुफ्तगू आपसे करना चाहेंगे, जिससे थोड़ा सा टॉपिक दिलचस्प बने। तो सुनिएगा। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? कुछ किताबें कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो दोस्तों, किताबों से मोहब्बत करना पड़ेगी, किताबों से प्यार करना पड़ेगा, अगर आपको अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो। साथियों, ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद, यानी उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग को समाप्त करने के बाद, आज ही हम हिंदी और हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस विवरण के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जो साथी कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो साथी वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, तैयार होकर बैठे, अपने माइंड को प्रिपेयर करके बैठे। तो साथियों, ये तो रही बेकार की बातें। अब आइए हम करते हैं काम की बातें। अब आइए बात करते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग पर। ये क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है? तो साथियों, हमने अभी डिटेल में जाना कि इससे पहले हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं बच्चे का। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद मतलब रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक यानी उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मतलब शैक्षणिक निदान का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उपयोग, यूज, मतलब निदान मतलब उसकी जो है परेशानी को दूर करना। शैक्षणिक निदान, जो चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे शिक्षण की बात हो, उनकी जो परेशानियां हैं उनका हम निदान जिस विधि से करते हैं, जिस विधि से करते हैं, उस विधि को हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यहां पर क्या है? सबसे पहले तो यहां पर अब उपचारात्मक शिक्षण करेंगे कैसे और करेंगे किनका, ये बात पैदा होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं बच्चे का। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट करने से हमें ये पता चल जाता है कि उस बच्चे को क्या क्या परेशानी है, उसको क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके किस कौशल में क्या दिक्कत है। सुबोपली किया था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब किस स्किल में क्या परेशानी आ रही है। ये परेशानी हम तभी पता कर पाते हैं जब हम उसका रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। अब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के बाद हमें ये पता चल गया कि कठिनाइयों का पता लगाना, यानी यहां से उसकी कठिनाइयों का हमने पता लगा लिया, उसकी परेशानियों का, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगा लिया। अब
उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, उनको जिस मेथड से, जिस शिक्षण विधि से दूर किया, उस शिक्षण विधि को ही हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, मतलब रिमेडियल टीचिंग। अब ये रिमेडियल टीचिंग होती क्या है, कैसे करते हैं? अब हमें यहां तक तो हमें ये पता चला कि हमें उस बच्चे में रिमेडियल टीचिंग की जरूरत है, उसको उपचार देने की जरूरत है, उसके साथ उपचारात्मक टीचिंग करने की जरूरत है, शिक्षण करने की जरूरत है। साथियों, अब हमें पता चल गया है कि उस बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कठिनाइयां आ रही हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करेंगे। अब हमको उस बच्चे की परेशानियां पता चल गई और हमें यह पता चल गया कि हमें उस बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण देना है। उपचारात्मक शिक्षण किन रूपों में दिया जा सकता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला है आदर्शवाचन। आदर्शवाचन मतलब टीचर अगर पठन कर रहा है तो उस टीचर में खुद स्वयं कोई गलती नहीं होना चाहिए, उसका शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, उचित स्वर होना चाहिए, आवाज होनी चाहिए, उसकी गति, यति, आरोह, अवरोह, ये सारे के सारे उस टीचर में बेहतर होना चाहिए। तभी हम उस बच्चे का उपचार कर पाएंगे, रिमेडियल टीचिंग उसको दे पाएंगे जब हम खुद सही होंगे। सेकंड नंबर में ध्वनियों एवं शब्दों के उच्चारण में अशुद्धियां, चाहे वो टीचर की हो या बच्चे की हो, बच्चे में अगर ध्वनियों एवं शब्दों के उच्चारण में अशुद्धियां हैं, उच्चारण सही नहीं कर रहा है, सेब को शेप कह रहा है, इस तरीके से, तो उनकी जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को दूर कराना, ये रिमेडियल टीचिंग में आएगा। तीसरे नंबर पर बच्चों को अभ्यास कराना, उनकी जो गलतियां हैं, गलतियों को जानकर, उनकी प्रॉब्लम्स को जानकर, उनका जो आप तो सॉल्यूशन देते हैं उस सॉल्यूशन के हिसाब से बार बार उसकी एक्सरसाइज कराना। शब्दार्थ कठिनाइयों का मतलब शब्दों का अर्थ। वो बच्चे जिनको हमें रिमेडियल टीचिंग देने की जरूरत है, उनको शब्दार्थ की कठिनाइयां हैं, मतलब उनको शब्दों का अर्थ पता नहीं है, उसको हमें दूर कराना है, ये रिमेडियल टीचिंग में है। फिर है वचन में रुचि उत्पन्न कराना। वचन में रुचि उत्पन्न कराना मतलब पढ़ने में रुचि उत्पन्न कराना। जैसे कि हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, तो वो पैराग्राफ, हम ऐसा पैराग्राफ चुने कि जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें बच्चे दिलचस्पी लें। तो उसको आप अच्छे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, मतलब उनके वचन में, उनके पढ़ने में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं, रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। फिर छठा है विविध अभ्यास भाषण। विविध तरीके से, डिफरेंट तरीके से आप उसका अभ्यास करा सकते हैं, भाषण का अभ्यास करा सकते हैं। भाषण से उसमें जो भी है, सुनने के कौशल में अगर दिक्कत है वो दूर हो सकती है, बोलने के कौशल में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है, ठीक है। वाद विवाद से भी उसको काफी उपचार मिलेगा, कविता पाठ से उसको काफी उपचार मिलेगा, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता से भी काफी उपचार मिलेगा। बहुत कम टाइम बचा है और यूपी टेट तो बिल्कुल करीबी है, इसलिए आप लोग जुट जाइए मेहनत से, बहुत अच्छी तरह से, और अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से सेट करिए, हम अपने टाइम टेबल को। तो आप डिस्कस करते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स पर कि उपचारात्मक शिक्षण हम किस मेथड से, किस टेक्निक से उन बच्चों को दें। हाँ, तो पहली विधि है अभिक्रमित अनुदेशन में शाखीय अनुदेशन।
अब यहाँ पर हमको अपनी शब्दावली मजबूत करना होगी। यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन, अगर इसका ही मतलब हमें नहीं पता होगा तो शायद हम इसका जो डिटेल है वो डिटेल भी हम नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन में शाखीय अनुदेशन, मतलब शाखीय अनुदेशन मतलब ब्रांचेस निकल जाती हैं। अनुदेशन कहते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। अभिक्रमित मतलब प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम बनाया हुआ, ठीक है, प्रोग्राम बनाया हुआ, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस अभिक्रमित अनुदेशन ये होते हैं। तो ऐसा करने से क्या है, उसमें अपने स्वयं शाखीय अनुदेशन, शाखीय अनुदेशन का मतलब उसके अंदर अपने स्वयं में, सेल्फ में इंस्ट्रक्शंस देने की और लेने की एक आदत पड़ जाती है। इस मेथड से क्या है, नंबर 2 अनुवर्ग शिक्षण से सामान्य शिक्षण, ठीक है, मतलब अनुवर्ग शिक्षण सामान्य शिक्षण के उपरांत व्यवस्था की जाती है। अगले में परिपाक शिक्षण को पर्यवेक्षित, देखिए कितनी टफ हिंदी है, यहां पर ये जो वर्डिंग है, इसकी जो शब्दावली है, ये शब्दावली ही टेढ़ा कर देती है इंसान को, कि परिपाक शिक्षण को पर्यवेक्षित अध्ययन भी कहते हैं। एक तो ये विधि, परिपाक मतलब एसिमुलेशन, मतलब बनाना किसी को, एसिमुलेट करना, ठीक है। तो परिवेक्षित मतलब सुपरवाइज्ड। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान विधि। क्रियात्मक मतलब क्रिया करना, एक्शन, अनुसंधान रिसर्च। इस मेथड से, तो ये जो विधियां हैं, ये इन विधियों से हम उन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। तो साथियों, ये हुआ हमारा उपचारात्मक शिक्षण, और इसके बाद मैं अब शुरू करता हूं हमारे जो 30 क्वेश्चंस हैं, किसी भी ईयर में आए हुए हैं, यूपी टेट में आए हुए। तो साथियों, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं पिछली कुछ सालों के तो साथियों, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं पिछले कुछ सालों के यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चंस की, जिनमें हिंदी और तो साथियों, अब मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं 30 क्वेश्चंस की विवरण के साथ, जो हिंदी और हिंदी पेडागोजी के बेस पर हैं। उनको मैं विवरण के साथ आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा। तो साथियों, ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। इसके ऑप्शन है, नंबर 1 किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली, अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए साथियों, थोड़ा गैस कीजिए। देखिए, इसका आंसर है डी, अभिक्रमित अनुदेशन। मतलब ये भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, किंडरगार्टन आता है, मॉन्टेसरी आता है, डेक्रोली आता है। ये जो आपका अभिक्रमित अनुदेशन है, ये शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता, ये अधिगम से संबंधित है, ठीक है। अब ये रहा अगला सवाल आपका, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, कक्षा प्रणाली। तो इसमें आंसर क्या है, इसमें आंसर होना चाहिए इसका डी, ये डी आंसर। अगला सवाल, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। ऑप्शन नंबर 1 बनारस, नंबर 2 मिर्जापुर, नंबर 3 इलाहाबाद, नंबर 4 लखनऊ। तो ये साथियों, इसका आंसर है बी, मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये मानना है किसका, मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेन का, क्लिपेट्रिक का।
तो ये साथियों बहुत ही चर्चित सवाल है और कई बार ये टेट में आया है और भी एग्जाम्स में आता है। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला सवाल, आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खमाट रस। इसका आंसर है साथियों आंसर डी खमाट रस। अगला सवाल है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु की बात कर रहा है तो उसमें तो वाक्य प्रयोग आंसर होना चाहिए, वाक्य प्रयोग। अगला है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना से उद्देश्य कथन आता है। नंबर 1, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले। तो इसका आंसर है साथियों बी। अगला क्वेश्चन है, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष, नंबर 1, मांस रहित भोजन, नंबर 2, मोक्ष का इच्छुक, नंबर 3, रात्रि में विचरण करने वाला, और नंबर डी, मृत्यु का इच्छुक। निरामिष, इसका आंसर है ए। देखिए, मांस रहित भोजन। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। इसका आंसर है बी, 1972 में। क्वेश्चन है साथियों, शहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है डी, आगत। अगला प्रश्न है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता, जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। तो साथियों ये तो जग जाहिर है कि वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। वनिता के अन्य पर्यायवाची हैं क्या? नारी, कलत्र, प्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी आदि। अगला प्रश्न है, मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। तो साथियों इसका आंसर है ए, मुकुंद विष्णु का पर्याय है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर, दादू। तो ये हमारे जो समाज सुधारक, ब्रह्मोपासक और कौन थे? हमारे कबीरदास जी थे। यह आंसर क्या है? सी, कबीरदास। फिर अगला है क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पद। तो इसमें देखिए, माटी का फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की है और क्षण बोले कण मुस्काए इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और आलोक पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो बची कौन सी? चिंतामणि। तो ये चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आंसर है बी। अगला है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? देखिए, पहला है बारात, बसंत, बारात, बसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत। तो इसमें सी ऑप्शन सही है साथियों। अगला है अर्ध स्वर है।
जो आधा स्वर माना जाता है, य, व, इ, उ, ऋ, लिर, ऋषि, श। तो इसमें पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन य, व, ये ऑप्शन साथियों सही। अगला प्रश्न है, जोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरा तो सही हो जाना ही चाहिए आपका, शायद बहुत आसान होते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए अपराधी का शंकाग्रस्त रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मतलब एक बात को बार बार दोहराना, आगार, प्राक्कथन, पृष्ठपेषण, प्रस्ताव। तो साथियों एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है पृष्ठपेषण। फिर अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा में है, सर्वनाम में है, विशेषण में है या क्रिया में है? तो ये देखिए, इसमें बुद्धिहीन ये विशेषण जो इसकी खासियत बताता हो, प्रॉपर्टी बताता हो, तो इसमें क्या है? विशेषण। फिर अगला है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? ये कारक में से जरूर मिलेगा आपको कुछ ना कुछ। अपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। तो इसमें छत से ईंट गिरी इस वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। हर क्वेश्चन का विवरण हर क्वेश्चन के साथ लगा हुआ है, आप अपना ठहर के देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे भी आप देख लीजिए, उसको डिटेल में करिए। अगला क्वेश्चन है, महोर्मी का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से तो कम से कम 2-3 सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इसका आंसर है साथियों सी, महा प्लस ऊर्मी। अगला है, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द। समष्टि इसका जो विलोम है और विपरीतार्थी शब्द जो है वो क्या है? नंबर 1 विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि, व्यष्टि। इसका आंसर है डी, व्यष्टि। अगला क्वेश्चन है, करपट। करपट का तद्भव रूप है। तो साथियों करपट को कहते हैं कपड़ा। कपड़ा क्या होगा? तद्भव रूप होगा। अगला है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है? सबसे लास्ट में आने वाला जो होता है, देखिए अनीय, ईय, रम, वणीय। तो इसमें जो है रमणीय में पहला आंसर इसका सही है, अनीय क्या होगा? प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रस, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। जिसमें देखिएगा इसमें 4 चरण हैं। इसमें पहले और तीसरे में जो मात्राएं आप काउंट करिएगा 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। तो ऐसे में ये छंद क्या कहलाता है? तो ये देखिए, जिसमें 11 पहले और तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसको हम कहते हैं दोहा। अगला है, वाक्य शुद्ध है। इसमें से आपको ये जो वाक्य शुद्ध है वो ढूंढना है। नंबर 1, मोहन और गीता गा रही है। बिल्कुल गलत। गीता और मोहन गा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत। मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। तो इसमें आंसर होना चाहिए सी। अगला है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीफ, क्रम, कृषक, प्रशांत। दिए गए विकल्पों में क्लीव शब्द सबसे अंत में आएगा। दिए गए विकल्पों के बढ़ते हुए
क्रम किस प्रकार होते हैं? सबसे पहले कृशान, उसके बाद कर्षक, उसके बाद क्रम, फिर उसके बाद क्लीब। अगला क्वेश्चन है चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो चराचरम में द्वंद्व समास है। इसमें सामासिक पद होगा चर और अचर। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच का लोप हो जाता है, जैसे जय पराजय अर्थात जय और पराजय, उसमें और आ जाता है बीच में सीताराम अर्थात सीता और राम। अगला क्वेश्चन है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग पहले होता है अभ्यागत में, इसमें इसका आंसर होना चाहिए अभी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरो सवय रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी शरद बाण की वायु उड़ाव के लक्ष्य करो अरिहा समस्त। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए, बिल्कुल रोम देने वाला क्या है? क्या इसमें रौद्रस, भयानक, विवश या वीरस। जिसमें साथियों रौद्र रस है, उक्त काव्य पंक्तियों में रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, क्योंकि इन पंक्तियों में गुस्सा झलक रहा है, क्रोध झलक रहा है, इसलिए इसमें कौन सा रस हुआ? रौद्र। अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगी हो, इसका कोई भी वाक्य, कोई भी अंश, कोई भी सेंटेंस आपको पसंद आया हो और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को दूसरों के हितों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।